हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी माई यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो यह है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और भारत के राष्ट्रपति से जुड़े कौन कौन से अनुच्छेद है जिनका उल्लेख संविधान में है। तो चलिए आज का जो अपना लेक्चर है वो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है प्रेसिडेंट की लिस्ट है कि किस टाइम कौन कौन प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और किस टाइम थे। तो हाल ही के जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं उनका आपको नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि वो कौन है, महिला या पुरुष जो भी हो, आप उसका नाम टाइप कर देना जिससे आपका भी नॉलेज बढ़े और एक नई सीख भी मिले। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं वीडियो के लेक्चर में पूछता रहूँगा ताकि आपका जीके भी अच्छा हो और आपका नॉलेज भी बढ़े। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो निर्वाचन मंडल प्रणाली के माध्यम से होता है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। फिर चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग इसी द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। तो जो निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। ठीक है। फिर संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति के रिलेटेड है वो है अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति का चुनाव की बात करता है। फिर अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। फिर अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल क्या होगा। फिर अनुच्छेद जो है 57 पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। फिर अनुच्छेद जो 58 है वो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर प्रक्रिया क्या है तो मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है और 50 प्रस्तावकों या 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। फिर ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। फिर 50 प्रस्तावकों और समर्थकों की आवश्यकता से संबंधित नियम तब लागू किया गया जब चुनाव आयोग ने 1974 में देखा कि कई ऐसे उम्मीदवारों जिनमें से कई के जीतने की संभावना भी कम थी उनके द्वारा जो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया गया था, इसलिए ये जो है 50 प्रस्तावकों और समर्थकों की आवश्यकता से संबंधित नियम लागू किए गए। तो एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थक नहीं कर सकता है। जो एक मतदाता होगा वो अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या उनका समर्थन नहीं कर सकेगा। फिर आता है प्रत्येक वोट का मूल्य क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। ये आपको आज ही लगभग आपको पता चला होगा कि जो प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 निश्चित है। फिर विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि संविधान का 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। जो राज्यों की जनसंख्या है वो 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आधारित है जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के बाद होगा या किया जाएगा। जो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य है राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके तथा प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाएगा।
जो प्रत्येक विधायक का जो वोट का मूल्य है वो विधानसभा में विधायकों की जितनी भी संख्या है उसमें विभाजित करके फिर प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। फिर उदाहरण के लिए यूपी में प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। महाराष्ट्र में एक विधायक का वोट मूल्य 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह सिर्फ 8 है। तो जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है, बल्कि वोटों के एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैध मतों का योग किया जाता है तथा जीत के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% प्लस 1 प्राप्त करना होता है। फिर आम चुनावों के विपरीत यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तथा निर्वाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखे जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो आपको ये चुनाव प्रणाली जो है वो आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है तथा गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। फिर हालांकि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है कि जो संविधान का उल्लंघन है वो किस प्रकार से, मतलब कि ये स्पष्ट नहीं है कि संविधान का उल्लंघन शब्द का अर्थ क्या है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन ओरिजिनेटिंग हाउस में विशेष बहुमत 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में विचारित भेजा जाता है। दूसरा सदन एक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति का आपको नाम ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया है। प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। वह अपना बचाव करने का विकल्प चुन सकता है या ऐसे करने के लिए भारत के किसी व्यक्ति, वकील या अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है। फिर राष्ट्रपति की अब हम समाधान शक्ति पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति क्या है। तो संविधान के लेखा जोखा 72 के तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी करार किए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या छोड़ने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जहां जुर्माना मौत की सजा के रूप में है। फिर सीमाएं क्या क्या है? राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी समाधान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम होता है। इन मामलों में वर्ष 1980 का मारू राम बनाम भारत संघ और वर्ष 1994 का धनंजय चटर्जी बनाम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। प्रक्रिया: राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह के लिए दया याचिका को गृह मंत्रालय को अग्रेषित करता है। फिर मंत्रालय इससे संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित करता है। उनके जवाब के आधार पर यह मंत्री की ओर से अपना सलाह तैयार करता है। अनुबंध: हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है। लेखा 74(1) उसे एक बार में वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेता है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर राज्यपाल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि लेखा जोखा 161 के तहत भारत में राज्यपाल को भी समाधान की जो है शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार जो लेखा जोखा का मतलब जो भी अनुच्छेद है 161 के तहत भारत में राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति प्राप्त है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्ति के बीच अंतर के बारे में हम जानेंगे कि लेखा 72 के तहत राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का दायरा है। फिर अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की समाधान शक्ति आती है, जो निम्नलिखित दो विधियों से भिन्न है। कोर्ट मार्शल राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है। दस्तावेज लेखा 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो कोर्ट मार्शल मतलब राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत ऐसी कोई मतलब राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। फिर मृत्युदंड राष्ट्रपति उन सभी मामलों में समाधान दे सकते हैं जिनका मृत्युदंड की सजा दी गई, लेकिन राज्यपाल की समाधान शक्ति के मामले में मृत्युदंड अभी तक नहीं हुआ है कि राज्यपाल किसी को मृत्युदंड के मामले में उनकी सजा माफ करे। तो राष्ट्रपति के पास ही ये सब शक्तियाँ है। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों से भिन्न होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों से भिन्न होता है। 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो आपको आना ही चाहिए और मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है कि आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओ। लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर वीडियो के एंड में आपको मैं करा दूंगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए है कि केवल एक। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों से भिन्न होता है, कि यूपी में अलग है, फिर अरुणाचल प्रदेश में कम था, इस तरीके से अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो केवल ऑप्शन ए की सही है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो मैं आपके समक्ष लेते आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। धन्यवाद।